नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और बेसिक विज्ञान के 16 वीडियो आपके सामने आ चुके हैं। 17वां वीडियो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, जो कि सामान्य विज्ञान से संबंधित है। और एक विशेष टॉपिक को लेकर हम चल रहे थे। गति के बारे में हमने पढ़ा। गति की समीकरण हमने लास्ट के वीडियो में निकाली थी, और अब मैं उन समीकरणों को यूज़ में लेना आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे उन समीकरणों को हम यूज़ में लें। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी करवाया था। आज स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ आपको गति के समीकरण पर। उससे पहले मैं उन सभी कैंडिडेट से बात करना चाहूँगा जो अभ्यर्थी अब नए जुड़े हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये बात कहूँगा कि आप प्लीज़ शुरुआत से वीडियो देख कर आएँ। ठीक है, लगातार वीडियो देखेंगे स्टार्टिंग से तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएगी आराम से। और आप इनसे लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि रीट साइंस का जो टोटल सिलेबस है, रीट में जो साइंस का सिलेबस है, वो सारा सिलेबस आप लोगों को यहाँ अपने इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जो नए वीडियो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहे और आपको इसका फ़ायदा हो। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को गति के तीनों समीकरण एक बार दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि वो जब चीज़ें हम यूज़ में लें तो हमें आसानी हो जाए। गति फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण और थर्ड समीकरण। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एक बात तो ये जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि ये v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है, s दूरी है। ठीक है, तो ये समीकरण में कुछ आपको चेंज भी मिल सकता है। कई बार s की जगह x भी आता है, y भी आता है, ये त्वरण है, इसकी जगह गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g भी आता है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो उसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। और प्रारंभिक वेग u की जगह v नोट भी आपको कई बार देखने को मिलता है, तो उसमें आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी कि इन समीकरणों को जब हम यूज़ में लेंगे तो यूज़ में लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन से मान दिए गए हैं, फिर कौन सा मान अपने को निकालना है। जैसे ही आप वो मान अपने सामने रख लोगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि मेरे को कौन सी समीकरण यूज़ में लेनी है। कई बार ऐसा डाउट हो जाता है कि सर ये तो 2 समीकरणों से हल होता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 समीकरणों से हल होता है तो आप कोई एक समीकरण लगाकर क्वेश्चन को हल कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई संशय है तो आप दोनों समीकरणों से हल करके देखो, उत्तर एक ही मिलेगा आपको। ठीक है, उत्तर एक ही आएगा उनका। तो इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर रही बात ये कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे हल कर पाओगे, तो उसके लिए आप लोगों को इन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन पे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन पर, उतना ज़्यादा मतलब ये टॉपिक आप लोगों के लिए क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना आप लोग। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल रख दिया आपके सामने कि एक रेलगाड़ी है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि रेलगाड़ी विराम अवस्था से, अब देखो ये चीज मैंने यहां पे नोट की है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, वो क्लियर हो जाएगी वो चीज वहां से। विराम अवस्था से चली है रेलगाड़ी, विराम अवस्था से चलती है, और 10 मिनट के बाद में टाइम दिया आपको कितना, 10 मिनट। विराम अवस्था से चलकर, ये मैंने यहां पर नोट कर दिया। ठीक है, टाइम दिया आपको 10 मिनट का। विराम अवस्था से चलकर 10 मिनट के बाद में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त करती है। एक क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चली है और 10 मिनट के बाद में 72 किलोमीटर का, 10 मिनट के बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त करती है। ये क्वेश्चन में दिया है।
ठीक है। अब अगला इक्वेशन वाला ये कह रहा है कि त्वरण का मान समान है, मतलब त्वरण क्या होता है वो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है, और वही बात जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी। उनको मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ पहले की वीडियो देखें, 15 नंबर वीडियो, 16 नंबर वीडियो, ठीक है। अगर आप साइंस से जुड़े हो तो आप ये नॉर्मल कर सकते हो क्वेश्चन वैसे तो, लेकिन कोई कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले की वीडियो ज़रूर आप क्लियर करें। त्वरण समान है, त्वरण समान एक ही कंडीशन में होता है। त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। और जब ए का मान कांस्टेंट कब आता है? जब समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, और उस एग्जाम्पल से जब हम त्वरण निकालते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त हो जाती है अपने को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन वाला हमसे क्या चाहता है, ये एक सवाल देकर अगला ये कहता है कि आपको रेलगाड़ी का एक तो निकालना है त्वरण, त्वरण का मान निकाल के बताना है। नंबर 2 बात, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बतानी है, 10 मिनट में तय की गई दूरी भी आप लोगों को, यानी हमें एस जो है वो भी बतानी है कि 10 मिनट में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करती है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हल करना है अपने को इसको। तो पहले आप वैल्यू लिखो, क्वेश्चन को देखकर वैल्यू लिखो। देखो आपको ये कह रहा है कि रेलगाड़ी विराम अवस्था से चली है, स्पष्ट सी बात है, इसका प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, क्लियर है। जब गाड़ी चली थी तब वो स्थिर खड़ी थी, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग क्या मान लिया मैंने? 0 माना। टाइम कितना दिया आपको? 10 मिनट का। अब देखिए भाई, देखिए दोस्तों 10 मिनट का हमें समय दिया है। अब मिनट गलत नहीं है, सही है, 10 मिनट टाइम होता है, लेकिन हमें एसआई पद्धति क्या कहती है कि जो टाइम होता है उसका मात्रक सेकंड में लो, ठीक है। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 तो वैसे का वैसा पड़ा है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर टाइम की जो वैल्यू है वो हो गई 600 सेकंड, u बराबर 0 और टाइम हो जाएगा 600 सेकंड। यानी मैंने आपको बताया था हमें एसआई पद्धति की पूर्ण रूप से पालना करनी है। 10 मिनट के बाद में उसका जो अंतिम वेग है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, अंतिम वेग हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलेगी। अब यहां पर भी वही बात आती है, लेकिन अगर आप लगातार वीडियो से जुड़े हो, पुराने वीडियो आप लगातार देख रहे हो, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें मात्रक लेना है, किलोमीटर दूरी को बता रहा है, घंटे समय को बता रहा है। तो ऐसा ही पद्धति कहती है कि दूरी का मात्रक हमेशा मीटर में लेना चाहिए और समय का मात्रक सेकंड में। और मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप सेकंड में बदलना चाहते हो, ये चीज़ें काम भी बहुत आएगी। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते, किलोमीटर को किस में बदलना चाहता हूँ? मीटर में, और घंटे को किस में बदलना चाहता हूँ? सेकंड में। तो आपको 5/18 से गुणा करना है, समझ गए बात मेरी? किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 5/18 से गुणा करना है। तो v बराबर, जैसे इसको सोल्व करोगे तो उत्तर आ जाता है ये 20 मीटर प्रति सेकंड। 72 और 18 कैंसिल हो जाएंगे 4 बार, और 4 × 5 20 हो जाएगा। अब ये अपना क्वेश्चन हो गया, ये मान दिए हुए। अब आपको निकालना क्या है? पहला पॉइंट अपने को निकालना है त्वरण। सबसे पहले त्वरण निकाल दो, त्वरण ए अपने को निकालना है, ठीक है। अब बच्चों देखो v दिया हुआ है, u 0 है, मतलब दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, a निकालना है। तो आपके पास 3 समीकरण है, ठीक है। अब तीनों समीकरण में आप देखकर बताओ कि दूसरी और तीसरी समीकरण में दूरी की चर्चा हो रही है s, जबकि अब हमें इस सवाल में दूरी निकालनी है, हमें दूरी भी निकालनी है हमें इस सवाल के अंदर, ठीक है। तो ये तो कन्फर्म है कि हम समीकरण नंबर 2 और 3 यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि ठीक है और तो बाकी सारे मान हमारे पास है, लेकिन दूरी s का मान नहीं है ना हमारे पास, s, क्योंकि हमें s भी निकालनी है।
तो समीकरण 2 और 3 दोनों की प्राथमिकता कैंसिल हो चुकी है, ये यूज में नहीं लेंगे त्वरण निकालने के लिए। तो स्पष्ट है बच्ची कौन सी समीकरण, समीकरण नंबर 1 लगा दो। समीकरण गति की समीकरण फर्स्ट से v बराबर u प्लस ए टी, v का मान 20, u का मान 0, a निकालना है, t का मान 600 सेकंड में। तो a बराबर आ जाएगा 20 भाग 600, यानी a का मान आएगा 1/30 मीटर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक जरूर याद होना चाहिए। इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब बात करता हूं मैं समीकरण दूसरे क्वेश्चन की। तय की गई दूरी, तय की गई दूरी यानी आपको निकालना है s, ठीक है। अब देखो वही बात, आपके पास v है, आपके पास u है, आपके पास t है, और अब एक बड़ी बात और, अब त्वरण का मान भी अपने पास आ चुका है। समझ में आ रही बात मेरी? अब किसका मान आ चुका है, त्वरण का मान भी अपने पास आ चुका है। निकालना क्या है अपने को, s निकालनी है, क्योंकि त्वरण तो अब निकाल लिया हमने। अब s निकालने के लिए आपके पास 2 समीकरण है, दूसरी लगा सकते हो और तीसरी भी लगा सकते हो। समझ में आ रही बात मेरी? समीकरण नंबर 2 भी लगा सकते हो और समीकरण नंबर 3 भी लगा सकते हो, ठीक है। इन दोनों में जो भी समीकरण आप यूज में लेना चाहो वो ले सकते हो। तो जो आपकी मर्जी है वो समीकरण आप यूज में लो। जैसे मैं समीकरण नंबर 2 ले रहा हूं यहां से, ठीक है। 3 से भी कर सकते हो, उत्तर आ जाएगा, आराम से आएगा। गति की समीकरण सेकंड से ऐसी तो निकालना है मेरे को। तो s बराबर क्या लिखूं बोलो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। वैल्यू रख दो फटाफट। u का मान 0, t का मान 600, हाफ a का मान 1/30, t का मान 600 का स्क्वायर। अब ये तो हो गया 0, तो s बराबर आ गया बच्चों 600 का स्क्वायर हो गया 36 और 4 बिंदी, क्यों, और नीचे आ गया 2 × 30 60। तो s बराबर आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 6000 मीटर। ये अपना उत्तर आएगा 6000 मीटर। 6000 मीटर को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 किलोमीटर। तो इस प्रकार हम इन समीकरणों को उपयोग में ले सकते हैं। तो इसमें मैंने आप लोगों को गति की समीकरण को उपयोग में लेने का एक तरीका बताया है, जिसमें आप लोग ये ध्यान रखना है बस आपको कि आपको क्वेश्चन में कौन सा मान दिया है, कौन कौन से मान आपको दे रखे हैं, उनको SI पद्धति में कन्वर्ट कर लेना है। और जो मान आपको निकालना है वो मान आपको यहाँ नोट कर लेने, पहले टोटल मान उनको SI पद्धति में कन्वर्ट करके टोटल वैल्यू नोट कर लेना। फिर आप देखो कि हमें कौन सी समीकरण उठानी चाहिए। जो आपको समीकरण आपको याद है तो आप देखते ही पता चल जाएगा यार ये तो इस समीकरण से क्वेश्चन होने वाला है। अगर कोई इक्वेशन डबल इक्वेशन से जैसे ये दूरी निकालनी है तो दूरी 2 समीकरणों से निकल रही है, तो आप जो आपकी मर्जी है उस समीकरण से निकालो, उत्तर दोनों में सेम आना है, ठीक है। तो परीक्षा में उसी कंडीशन से करो जिसमें हम जल्दी उत्तर तक पहुंच जाएं। कंपटीशन एग्ज़ाम वाले तो उसी कंडीशन से सवाल हल करते हैं। तो ये गति के समीकरण हो गई। तो जो आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक नया टॉपिक और शुरू करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, गति के समीकरणों के अलावा, ठीक है। इस पर डिपेंड अब क्वेश्चन है, उन पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मतलब ये कन्फ्यूजन है वो दूर होगा, ठीक है। अभ्यास से ही आप सफल हो सकते हो इन क्वेश्चन के अंदर। तो एक नए टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। उस टॉपिक का नाम है बल या फोर्स, जिसे हम इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। बल के बारे में वैसे हम लगभग ये चीज़ जानते भी हैं और इस चीज़ को पढ़ते भी हैं कि बल क्या होता है। किसी चीज़ को जैसे हम धक्का देते हैं और धक्का देने से अगर वो वस्तु अपनी जगह से विस्थापित हो जाती है, अपनी जगह से आगे खिसक जाती है, तो उसे हम बल लगाना कहते हैं, ठीक है। यानी बल लगाने से वस्तु में अगर विस्थापन उत्पन्न हो जाए
जैसे मैं एक उदाहरण दूं आप लोगों को, जैसे हमारे कमरे में कोई मेज़ पड़ी है और उस मेज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको रखने के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए हम उस मेज़ पर धक्का देते हैं, उसको खिसकाते हैं, और धक्का देने से ही वो मेज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाती है, ठीक है। यानी जो मेज़ स्थिर थी वो गति करने लग जाती है। आई बात समझ में? जो स्थिर वस्तु थी वो गतिमान हो जाती है बल लगाने से, गतिशील जिसको हम कह सकते हैं। और बल ही वो चीज़ है, अगर गतिमान वस्तु पे लगा दें तो बल की सहायता से उस वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। बात आ रही समझ में? गतिमान वस्तु को बल की सहायता से स्थिर किया जा सकता है और स्थिर वस्तु को बल की सहायता से गतिमान किया जा सकता है। वो कारक बल कहलाता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वो कारक क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। यानी बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो वस्तु की गतिमान अवस्था या विराम अवस्था में परिवर्तन ला देता है या उसको परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे परिभाषा इसको? वह भौतिक राशि जो वस्तु को या वस्तु की गतिमान या विराम अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। या तो परिवर्तन हो ही जाएगा या परिवर्तन हो जाएगा या प्रयास होगा। प्रयास करता है, बल कहलाती है। उस भौतिक राशि को बल कहते हैं। यानी एक ऐसी राशि जो वस्तु की गतिमान अवस्था को विराम अवस्था में या विराम अवस्था को गतिमान अवस्था में, गत्यात्मक अवस्था कह दो, ठीक है, बदलने के लिए आवश्यक होती है या बदल देती है या बदलने का प्रयास करती है, उसे हम बल कहते हैं। जैसे एक उदाहरण बताऊं, कई बार जैसे किसी मिट्टी के रास्ते में, यानी कच्चा रास्ता जिसे हम बोलते हैं, कच्चे रास्ते में कई बार गाड़ी फंस जाती है, तो गाड़ी को निकालने के लिए हम धक्का देते हैं, ठीक है। गाड़ी फंस गई यानी वो स्थिर अवस्था में है और उसको निकालने के लिए हम धक्का देते हैं ताकि गाड़ी वहाँ से निकल कर आगे चली जाए, उस गड्ढे से निकल कर आगे निकल जाए। तो हम उस पर धक्का लगाते हैं, गाड़ी को निकालने के लिए धक्का लगाते हैं, ठीक है। अब अगर धक्का लगाने से तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी जो विराम अवस्था है उसको गतिशील करने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास करते हैं, उसमें धक्का लगाते हैं बार बार। तो या तो हम धक्का लगाते हैं यानी प्रयास कर रहे हैं, तो या तो वो गाड़ी वहाँ से निकल जाती है, यानी हमने उसकी गति को या उसकी अवस्था को बदल दिया, ठीक है। अगर हम उसकी अवस्था को बदल देते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, अदरवाइज हम उसमें प्रयास करते रहते हैं, लगातार उस पर धक्का लगाते रहते हैं, ठीक है। तो वो राशि भौतिक राशि बल कहलाती है बच्चों। ये बल देखो, अब ये धक्का लगाने की बात आ गई तो धक्का लगाने की एक निश्चित डायरेक्शन हो गई कि आप धक्का किस तरफ लगा रहे हो। अब सपोज करो ये गाड़ी है, ठीक है, और इस गाड़ी को आप इधर खिसकाना चाह रहे हो, इस साइड में इधर ले जाना चाह रहे हो, ये गतिशील अवस्था है, इस तरफ ले जाना चाह रहे हो, मैंने तीर का चिन्ह लगाया।
तो गाड़ी को इस तरफ अगर आप ले जाना चाहते हो तो स्पष्ट बात है आपको धक्का इस पर इसी तरफ लगाना पड़ेगा। यहां से हम धक्का लगाते हैं, ठीक है। अगर आप गाड़ी को इधर ले जाना चाहते हो क्या आप धक्का नीचे से लगाओगे क्या? नहीं, ठीक है। गाड़ी को ले जाना चाहते हैं क्या धक्का आप विपरीत दिशा में लगाओगे क्या? नहीं। तो गाड़ी को खिसकाने के लिए धक्का जिस दिशा में आप गाड़ी खिसकाना चाहते हो उसी दिशा में आपको धक्का लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहूंगा ये जो बल है ना, ये सदिश राशि है। अब ये चीजें समझ में आ रही होगी आपको। हमने शुरुआत वाले वीडियो में सदिश और अदिश के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वो इसीलिए मैंने बताया था क्योंकि अब ये चीजें जब आपके आगे आएंगी तब आप लोग इनको आराम से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। यानी बल लगाने की एक निश्चित दिशा होगी, बल लगाने की एक निश्चित दिशा होगी। उस दिशा होने के कारण हम ये कहेंगे कि बल सदिश राशि है। अगर किसी वस्तु को आप खिसकाना चाहते हो, कमरे में रखी मेज को अगर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में ले जाना चाहते हो तो आप लोगों को उस पर एक निश्चित डायरेक्शन में धक्का लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बल लगाने की एक निश्चित दिशा होती है, उसे हम इसलिए हम कहेंगे बल एक सदिश राशि है, ठीक है। तो परिभाषा समझ में आ गई। अब देखो, बल का अध्ययन करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बातें और बता देना चाहूँगा, क्योंकि बल की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इन बातों का जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन सी बात? नंबर 1 बात कि बल जो लगा रहे हैं आप लोग, आपको यह पता होना चाहिए कि बल हम कहां और किस बिंदु पे लगा रहे हैं। समझ में आ रही बात मेरी? यानी अपने को बल का क्रिया बिंदु पता होना चाहिए। बल का क्रिया बिंदु पता होना चाहिए, ठीक है। यानी जिस बिंदु पर हम बल लगा रहे हैं, जिस जगह पर हम बल लगा रहे हैं वो उसका क्रिया बिंदु होगा। तो बल का क्रिया बिंदु कौन सा पॉइंट है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब गाड़ी को धक्का लगाना है तो गाड़ी को धक्का लगाने के लिए आप लोगों को, जब हम धक्का लगाते हैं तो वो धक्का लगाने के लिए हमें एक निश्चित जगह से धक्का लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे 4 व्यक्ति एक तरफ हो गए, 4 व्यक्ति एक तरफ हो गए, 4 व्यक्ति पीछे की साइड में हो गए, तो उनका एक निश्चित क्रिया बिंदु होता है गाड़ी को निकालने के लिए। ऐसे बोलते हैं ना कि आप 2 आगे की साइड से धक्का लगाओगे, आप 2 बीच में से धक्का लगाना, आप 4 पीछे से धक्का लगाना। तो इस प्रकार अलग अलग रूप से डिवाइडेशन किया जाता है, उनको बांटा जाता है कि आपका क्रिया बिंदु, आपको धक्का यहां से लगाना है, आपको धक्का यहां से लगाना है, ठीक है। वो क्रिया बिंदु आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 बात, जब आप बल लगा रहे हो तो यह भी पता होना चाहिए कि बल का परिमाण क्या है। यानी हमें किस परिमाण का बल लगाना है, उस बल का परिमाण कितना है। कई बार पूरी बस किसी गड्ढे में फंस जाती है और उसको निकालने के लिए 2 व्यक्ति आ गए धक्का लगाने के लिए, निकाल देंगे क्या? ठीक है, बस पूरी तरीके से फंस चुकी है, नहीं निकलेगा। अपने को पता है कि इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, ठीक है। और हम चले गए 2 व्यक्ति उस बस को निकालने के लिए, तो बताओ क्या वो बस निकल जाएगी? नहीं निकलेगी उस गड्ढे में से बस। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि इसको गड्ढे से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा परिमाण का बल लगाना पड़ेगा। तो बल का परिमाण कितना है वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। उसका आइडिया अपने को होना चाहिए कि ये 2 आदमी आए हैं, ये 2 आदमी कितना बल लगा सकते हैं, उसका आइडिया होना चाहिए। नंबर 3, बल के कार्य करने की दिशा। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। दिशा का आपको जरूर पता होना चाहिए कि बल हमें कहाँ लगाना है, किस बिंदु पे लगाना है और किस दिशा में लगाना है। अब हम गाड़ी को इधर खिसकाना चाहते हैं तो बल हमें इधर ही लगाना पड़ेगा।
गाड़ी को अगर इधर खिसकाना चाहते हैं तो बल इधर ही लगाना पड़ेगा। तो बल के कार्य करने की दिशा भी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, बल क्या होता है? बल किसी भी वस्तु को, मैं दोबारा बताता हूं, किसी भी वस्तु को, चाहे वो स्थिर हो चाहे वो गतिशील हो, चाहे वो स्थिर हो चाहे वो गतिशील हो, उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। या तो बिल्कुल परिवर्तन कर देता है, यानी गतिशील अवस्था को स्थिर और स्थिर अवस्था को गतिशील अवस्था में बदल देता है, या बदलने का प्रयास करता है, वो भौतिक राशि बल कहलाती है। बल की एक निश्चित डायरेक्शन होती है, इसलिए बल एक सदिश राशि है बच्चों। और बल का अध्ययन करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि बल किस बिंदु पर कितने परिमाण का और किस दिशा में लगाना है। ये बल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अभी मैंने बस का उदाहरण दिया, तो बस किसी गड्ढे में फंस गई, तो बस को बाहर निकालने के लिए, गड्ढे से बाहर निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि बस को धक्का किस साइड से लगाएं। ठीक है, जैसे मानो ये बस ही है, ये गड्ढे में फंसी हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस साइड से धक्का लगाएं कि बस आराम से बाहर निकल जाए गड्ढे से। ठीक है, तो वो साइड यानी उस दिशा का पता होना चाहिए। आप बस को इधर धक्का दें या इधर धक्का दें, किस साइड से धक्का दें। फिर नंबर 2 बात, कितने परिमाण का बल लगाएं, यानी कितने आदमी हो कितना धक्का लगाएं, किस प्रकार इसको खींचें। ठीक है, और किस बिंदु पर बल का क्रिया बिंदु क्या है वो भी पता होना चाहिए। क्रिया बिंदु का मैंने उदाहरण दे दिया आपको कि किस बिंदु पर बल लग रहा है, कितना लग रहा है। जैसा मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको कि आपने ये देखा होगा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो अमूमन गाड़ियाँ होती है, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, वो कई बार फंस जाते हैं। तो उन गाड़ियों के, ट्रक के आगे वाली साइड में और पीछे वाली साइड में भी, दोनों साइड में आप देखना एक लोहे की एंगल होती है, उसमें एक हुक लगा होता है। हुक लगा होता है, वो हुक इसीलिए लगाया जाता है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, मान लो किसी गाड़ी किसी कीचड़ के अंदर, किसी दलदल में, किसी जगह पर फंस जाए, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए वो जो हुक होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो वो हुक इसी के अनुसार लगाए जाते हैं। वो हुक एक निश्चित बिंदु पे लगा होता है ताकि जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस हुक के अंदर कोई रस्सा डालकर उसको खींचा जाता है। हुक के अंदर कोई रस्सा डालकर उसको खींचा जाता है, तो वो हुक क्रिया बिंदु हो गया। ठीक है, हुक क्या हो जाता है? क्रिया बिंदु। कई बार हमने देखा ना कि कोई भारी साधन से रस्सा बांधकर वो भारी साधन आगे की ओर उसको खींचता है और वो गाड़ी उस कीचड़ से या दलदल से बाहर निकल जाती है। ऐसे एग्जाम्पल हम बहुत देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो वो क्रिया बिंदु होता है। ठीक है, तो क्रिया बिंदु कौन सा है, बल कितना लगाना है, उसकी दिशा क्या है। ठीक है, ये सब अध्ययन हम, इन सब का पता अपने को होना चाहिए, तभी हम बल का अध्ययन कर पाएंगे। बल के बारे में, उस वस्तु के गति के आधार पर, बल लगाने से वस्तु की गति में परिवर्तन के आधार पर, ये अध्ययन सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने किया उनका नाम था न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन वो महान वैज्ञानिक थे। इनके बारे में मैंने अपने इस इस चैनल के अंदर आप लोगों को न्यूटन की बायोग्राफी भी मिलती है, जिसमें हम लोगों ने और पूरी कोशिश की है न्यूटन के बारे में आपको बताने की। तो बच्चों, ये भी हमने एक अनोखी पहल जारी कर रखी है जिसमें आप लोगों को महान वैज्ञानिकों के जीवन परिचय के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके वीडियो आप लोगों को मिलते हैं, तो रुचि लेकर उनको देखें। ठीक है, ताकि महान वैज्ञानिकों ने, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कब कब किस समय प्रयोग किए वो आपको पता चले। तो न्यूटन के बारे में हमने आपको बताया था। तो न्यूटन ही वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल लगाने से वस्तु की गति में जो परिवर्तन होता है उनका सबसे पहले अध्ययन किया। और न्यूटन ने गति के नियम स्थापित किए। जो वस्तु गति करती है उस गति के नियम स्थापित किए। ठीक है,
आगे चलकर समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने उनका स्पष्टीकरण किया, उसके बाद में वो एक आधारशिला बन गए न्यूटन के नियम। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो उन्हीं पर है, ठीक है, जिसे मैं कहूँगा न्यूटन की गति के नियम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं फ़िलहाल इतना ही बताऊँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा इस संबंध में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होने से हमें अपलोडिंग में थोड़ी समस्या आती है। तो नेट प्रॉब्लम होने की वजह से हम ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर पाते। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मैं थोड़ा ही बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने गति के समीकरणों को यूज़ में लेना सीखा, उस पर बेस्ट एग्जाम्पल किया, और बल की जो परिभाषा है उसको समझने की कोशिश की। ये आपको छोटे पॉइंट लग रहे होंगे, लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट हैं, इनको क्लियर करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ये क्लियर हो गया तो आप आराम से इन पॉइंट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो देखें पूरा, और थोड़े हो लेकिन आप इनको क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक है। और मैं आराम से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप आसानी से कंप्लीट कर सको और इनके नोट्स तैयार कर सको। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इनके नोट्स बनाइए और वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपकी ये चीज़ क्लियर हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के नए वीडियो में हम न्यूटन पर मैंने चर्चा करके छोड़ी है, न्यूटन के गति के नियमों की चर्चा करेंगे, ठीक है, कि आखिर न्यूटन ने ऐसे कौन कौन से गति के नियम प्रतिपादित किए जो आज हम उनको जानते हैं। उनको जानने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी पड़ती है, ठीक है। और कैसे हम उन नियमों का अध्ययन करेंगे वो आगे के अपने टॉपिक होंगे। तब तक के लिए वीडियो देखें, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।